Hello students of class 7th. I am Adiba. Today I am going to teach you the first chapter of history. Your topic is archaeological sources and this topic is on page number 7. Now archaeology deals with the material remains of the past civilization. Coins, pottery, jewelry, toys, statues, ruins of old buildings, etc., that have been excavated by archaeologists throw light on the life in the past. Archaeological sources include monuments, coins, inscriptions and objects of art like paintings and sculptures. इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पुराने समय में जो चीज़ें बच जाती थी उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे कि पुराने टाइम में कौन से कॉइन चलते थे उनकी डिटेल्स, पोट्री, ज्वेलरी, टॉयज, स्टैच्यूज़ एंड रुइंस ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स, मतलब जो खंडर रह चुके हैं, पुरानी बिल्डिंग्स जो अभी भी बची हुई हैं उनके बारे में स्टडी करना होता है आर्कियोलॉजी में। और ये सब कौन स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं और उनके बारे में रिसर्च कर, मतलब उनकी पूरी डिटेल निकालते हैं कि ये उस समय की किन दिनों की बात है, कि ये कॉइन्स कितने साल पुराने हैं, ये ज्वेलरी कितने साल पुरानी है, ये काम करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड, मतलब जो इनकी सोर्सेज मतलब क्या क्या चीज़ें हैं उनमें क्या क्या आता है। मॉन्यूमेंट्स आते हैं, मतलब बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब क्या, जो पुराने टाइम की बिल्डिंग्स वगैरह थी, जैसे कि हो गया हमारा ताजमहल। कॉइन्स आते हैं, सिक्के आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आती हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट लाइक पेंटिंग्स वगैरह, पुराने टाइम में भी लोगों ने पेंटिंग्स की हैं, वो अभी तक संभाल के रखी गई हैं, कहाँ, म्यूज़ियम वगैरह में। नाउ इंस्क्रिप्शंस क्या होता है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं। न्यूमरस पीसेस ऑफ राइटिंग इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन सोर्सेस, कॉपर प्लेट्स एंड वॉल्स of temples tells us about the extent of medieval kingdoms and achievements of different rulers, royal percolations and gifts made by the king to temples, villages and scholars. इसमें क्या है, इस पैरा में ये है कि सबसे पहले तो इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं। और इंस्क्रिप्शंस क्या है, मतलब कि पुराने समय में पेपर्स तो होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे लोग पुराने टाइम में, कहाँ लिखते थे, पत्थरों पर लिखते थे, पत्थरों की सरफेस पर, मतलब उसके ऊपर की हिस्से में लिखते थे। कॉपर मतलब कॉपर की प्लेट्स में लिखते थे, और वॉल्स पर लिखते थे, दीवारों पर लिखते थे, किसकी, टेम्पल्स की। और कुछ रूलर्स क्या करते थे उन दिनों, कुछ रूलर्स अपना भेंट देते थे, मतलब एज अ गिफ्ट टेम्पल्स को देते थे। कोई भी, जैसे कि हमारा कोई टेम्पल है, वहाँ पे वह एक टाइप से चढ़ावा चढ़ाते थे, गिफ्ट्स देते थे, तो वो भी अभी तक संभाल के रखे गए हैं। और विलेजेस में भी कौन देते थे, किंग्स देते थे गिफ्ट। नाउ inscriptions also throw light on the social and economical condition of the people. We have plenty of materials from the Chola inscriptions to the inscription on the walls of the Taj Mahal, the Red Fort and the walls of the राजपूत प्लेसेस। अब इसमें क्या है, इंस्क्रिप्शंस
क्या कहाँ कहाँ पाया गया है। सोशल मतलब हमारी आसपास सामाजिक एरिया में इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बताता है कि उन दिनों पीपल के पास कितनी अच्छी क्वालिटी के मतलब क्या कहते हैं उनके पास कितना पैसा होता था और वह कैसे थे। इंस्क्रिप्शंस उनके बारे में बताता है। और क्या बताता है, एक चैरिटी एक टाइप से लोग जैसे किसी मॉन्यूमेंट्स में चैरिटी देते थे, मतलब कि एक टाइप से हो गया हमारा किंग कुछ पैसे या कुछ भी गोल्ड की चीज़ें अपनी टेम्पल्स या विलेजेस या कोई मॉन्यूमेंट्स जैसे कि हमारा हो गया ताजमहल, रेड फोर्ट एंड वॉल्स ऑफ राजपूत, मतलब कि राजपूत की जो प्लेस है जहाँ जगह है राजपूत की, उनका दीवारों पे भी इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। नाउ monuments and old buildings like temples, mosques, forts, places and other such structures tell us about the social and economic life of people। तो पुरानी monuments buildings क्या है, जो पुरानी temples हैं, mosque हैं मतलब कि मस्जिद, forts हैं, places हैं, ये जगहें वगैरह, ये सब क्या बता देते कि उस टाइम पे उनकी इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, उनका लोगों का पीपल का कैसा रहन सहन था उन दिनों, उन सब की डिटेल बताते हैं क्या ये मॉन्यूमेंट्स। दे ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द प्रिवीलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, इंजीनियरिंग skills of the people and the material used in the construction building, which gives us insight about the level of the development of society. Some important archaeological sources of this period are Agra Fort in Agra, the Red Fort in Delhi, Ajmer Fort in Jaipur, the Fort of Jaisalmer. Temples like Barihadeshwar Temple at Tanjore and the Sun Temple at Konark are not only architectural marvels but also enrich us about the cultural and religious history of the place। अब इसमें क्या है कि कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थी, जैसे कि आगरा में आगरा फोर्ट था, दिल्ली में क्या था, रेड फोर्ट था, और अजमेर फोर्ट जयपुर में था, और टेम्पल्स जैसे कि बरीहदेश्वर टेम्पल था जो तंजौर में पाया जाता था, और सन टेम्पल है एट कोणार्क में, मतलब कोणार्क जगह है वहाँ पे पाया जाता है सन टेम्पल। तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वे बहुत ही पुराने हैं, ये भी बताता है कि उन दिनों उनका कल्चर कैसा था और वो उनका रिलीजियस हिस्ट्री क्या थी। रिलीजियस हिस्ट्री मतलब कि धार्मिक इतिहास क्या था उनका। Now coins and artifacts. Archaeological sources like coins tells us the names of the rulers and the periods of other reign. They also give us some idea of the economic condition of those period। तो मतलब क्या आइडिया देते थे वो कि पुराने टाइम में उनके पास कैसा इकोनॉमिक कंडीशन थी उनकी, मतलब कि वे गरीब थे, मालदार थे, किस टाइप से रहते थे लोग, उसके बारे में बताता है कौन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से पता लगता है हमें। द स्टडी ऑफ द कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। और कॉइन की स्टडी करने को क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिक। कॉइन्स गिव अस डेट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। ए बुक ऑन कॉइन टाइटल्ड दरारिया परीक्षा, an examination of the coins was written during the reign of the Sultan अलाउद्दीन खिलजी। तो एक कॉइन था, उसकी डेट से पता चलता है मतलब कि उनके पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे होते थे, कि कैसे वहाँ पे पॉलिटिक्स की घटनाएं होती थी, मतलब कि कोई राजा महाराजा है उन दिनों। फ़िलहाल तो इसमें एग्जाम्पल दिया है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि एक कॉइन की किताब लिखी गई थी जिसका नाम दरारिया परीक्षा था। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कॉइन वॉज रिटन, मतलब कब लिखी गई थी वह, जब
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने राजा थे। Artifacts like utensils, tools, weapons and paintings belonging to this period have also been discovered in large numbers. Artifacts like क्या क्या आर्टिफैक्ट्स थे? एक तो बर्तन उन दिनों के कैसे थे, टूल्स जो सामान यूज़ करते थे उस ज़माने में लोग, वेपन्स हथियार यूज़ जो करते थे, पेंटिंग्स उनकी डिटेल बताता है उस पीरियड से कौन से बिलोंग करते थे। और वैसे इस पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ऐसी चीज़ें ज़्यादा पाई गई थी, जैसे कि कॉइन्स हो गया, यूटेंसिल हो गया, वेपन्स हो गया, पेंटिंग हो गया, मतलब अभी तक संभाल के रखा है म्यूज़ियम में। नाउ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स दैट बिलोंग टू द medieval period. The sculptures are mostly figures of king, queen, gods and goddesses. These were made of bronze, stone, wood. The most famous sculptures were the collar bronze, for example, the dancing Shiva. Similarly, the paintings have different themes such as court scenes, play scenes, mythological tales and hunting scenes. The miniature paintings developed under the Mughal rule tell us a lot about the court life, method of warfare, dress, jewelry, etc. and rulers. Now इस पैरा में ये बताया गया है कि उन दिनों की कैसी पेंटिंग्स या कैसी मूर्ति वगैरह जो तराशी गई थी, किस किस की थी, वो किंग की थी, क्वींस की थी, राजा महाराजा, गॉड और गॉडेस की थी, मतलब भगवान और देवता और देवतियों की। और किस चीज़ से बनी हुई होती थी वो? ब्रॉन्ज से, स्टोन से, पत्थर से मतलब लकड़ी से। और सबसे फेमस कौन सी थी? कॉलर ब्रॉन्ज थी, जिसका एग्जाम्पल क्या है? डांसिंग शिवा, मतलब एक टाइप से शिवा डांस के एक फॉर्म में खड़े होंगे या कुछ बना है। ऐसे ही पेंटिंग्स कुछ कोर्ट सीन की थी, मतलब कि उन दिनों कैसा कोर्ट एरिया रहता था उसके बारे में थी। प्लेस जगहों के फ़ोटोज़ थे, एक टाइप से फ़ोटोज़ नहीं मतलब पेंटिंग्स थी। हंटिंग सीन्स भी थे कि महाराजा हंट करते हुए शो कर रहे हैं, मतलब अपने आप को, या ड्रॉ कर रखा है पेंटिंग्स के थ्रू। और छोटी छोटी पेंटिंग्स मुग़ल रूल के बारे में बताती थी कि मुग़ल टाइम में कि कोर्ट लाइफ कैसी थी वहाँ की, और ड्रेस और ज्वेलरी कैसी पहनते थे उन दिनों। इम्पोर्टेंस ऑफ periodization, we see the historian take help of the periodization and reconstruction the past with the help of sources available which act as guide for the future generation. The best way to write authentic historical account is to compare both the literary and archaeological types of sources. Archaeological sources like temples, mosques, forts, tombs and places built during the medieval periods are rich of sources of religious, cultural history. Hundreds of paintings created by artists from the different religion background show a variety of art styles and techniques that became a popular during this period. तो उन दिनों क्या था? उन दिनों जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थी, जैसे कि टेम्पल हो गया हमारा, मॉस्क हो गई हमारी, फोर्ट हो गया, टॉम हो गया मतलब मकबरा, ये मस्जिद, मंदिर और कुछ जगहें, वो क्या बताती थी? वो अपनी धार्मिकता बताती थी, मतलब कि कौन कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, कौन मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है, कौन हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, ये सब हमें डिटेल्स बता देती।
100 ऑफ पेंटिंग क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट, मतलब बहुत सारी पेंटिंग्स जो कि बनाई गई थी आर्टिस्ट लोगों ने। वो क्या बताती थी, वो बताती थी कि उस दिनों राजा या महाराजा या जो पॉपुलर लोग थे उनके रिलीजन के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बताती थी कि वह, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, और ऐसे ही राजपूत प्लेसेस, जो राजपूत थे हमारे, वो हिंदू एरिया से बिलोंग करते थे, हिंदू रिलीजन से, सॉरी। तो इन आर्टिस्ट ने ये डिटेल बताई हमें पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, नाउ योर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे आपको हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है, यहाँ से आप अपनी बुक से स्पेलिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ टाइम शोज द चेंजेस इन डैश इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर है सोशियो इकोनॉमिक। सेकेंड वन, there are plenty of literary and archaeological sources for the study of dash India, तो इसका आंसर है medieval। थर्ड वन, literary sources can be broadly classified into dash and dash sources, इसका आंसर है indigenous and foreign। स्पेलिंग आप हेल्पिंग बॉक्स से देख सकते हैं, आपकी बुक में शो होगा। फोर्थ वन इज द इंडियन लिटरेरी सोर्सेज आर बोथ रिलीजियस एंड डैश इन नेचर, तो इसका आंसर है नॉन रिलीजियस। ठीक है, फोर्थ का आंसर है नॉन रिलीजियस। फिफ्थ वन इज अ बुक ऑन कॉइन्स टाइटल डैश वॉज रिटन ड्यूरिंग द राइन ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका आंसर है हमारा दरारिया परीक्षा। ठीक है, स्पेलिंग आप मैं फिर से बता रही हूँ आपको, हेल्पिंग बॉक्स से देख लेना। नाउ नेक्स्ट, अब आया आपका ट्रू फॉल्स। द अर्ली मेडिवल पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम 8 to 19th सेंचुरी, तो इसका है हमारा फॉल्स आंसर। सेकेंड है द मोस्ट फेमस स्कल्पचर्स वर कॉलर ब्रॉन्ज, जो फेमस स्कल्पचर थी हमारी कॉलर ब्रॉन्ज थी, ट्रू। द सन टेम्पल एट कोणार्क इज आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ द प्लेस, इसका आंसर है हमारा ट्रू। पृथ्वीराज रासो ड्रॉट द चांद बरदाइज एंड कलहंस बुक्स, इसका आपका है फॉल्स। नाउ अल बेरुनी विजिटेड इंडिया इन 11th century AD, इसका आपका आंसर है ट्रू। So your first one is false, second one is true, third is true, fourth is false and fifth is true. Now match the following. इब्न बतूता, इसका आंसर है आपका अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, तो इब्न बतूता कौन थे, एक ट्रैवलर थे, कहाँ के, मोरक्को से। मेडिवल पीरियड, इसका आंसर है बिटवीन 8 to 18th सेंचुरी AD में मेडिवल पीरियड आता था। अल बेरूनी, इसका आंसर है तहकीक ई हिंद। न्यूमिस्मेटिक्स क्या थे, स्टडी ऑफ कॉइन्स थे, उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलेंगे हम, न्यूमिस्मेटिक्स। निकोलो कॉन्टी क्या है, इटली में है। नाउ मैच द फॉलोइंग का नंबर है 2, 3, 4, 5, 1। चूज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs आ गए आपके। फर्स्ट इज द डैश लास्टेड फ्रॉम 13 to 18th सेंचुरी, इसका आंसर है आपका लेट मेडिवल पीरियड, मतलब फर्स्ट का हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन।
सेकेंड इज डैश वॉज द लैंड ऑफ द ब्लैकबेरी ट्री, इसका आंसर है आपका जम्बूद वाइप, इसका डी आएगा आपका, सेकेंड का डी। थर्ड का है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, थर्ड का बी। ना फोर्थ इज डैश गिव्स अस डेट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, इसका आंसर है आपका कॉइन्स। तो कॉइन्स से हमें क्या पता चलता है, पुराने टाइम के पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है। फिफ्थ इज द डैश मोस्टली फिगर्स ऑफ द किंग्स क्वींस गॉड्स एंड गॉडेसेस, गॉडेस, इसका आंसर है आपका सी स्कल्पचर्स।